माय यूट्यूब चैनल आई एम एडवोकेट दिव्या। एक फॉर्मूला है लॉ के अंदर विजिलेंट टाइबस एट नॉन डॉनिएंटिबस जूरा सब वेरिएंट। लॉ जो है वो असिस्ट करती है ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप्स ओवर देयर राइट्स। एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी है लॉ की कि जो लॉ है केवल जागरूक व्यक्तियों की ही हेल्प करती है, सुषुप्त सोए हुए व्यक्तियों की नहीं। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए सजग है, वो ही केवल कोर्ट से उपचार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। एंड इसी प्रिजम्पशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई लिमिटेशन एक्ट 1963। ऑलराइट, लीगल प्रोसेस ओनली बेनिफिट्स दोज हु हैव बीन केयरफुल इनफ विद देयर राइट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग इग्नोरेंट। लॉ है केवल उन व्यक्तियों की हेल्प करती है जो कि अपने जो अधिकार है, राइट्स है, उनके लिए सजग है। ऑलराइट, तो in this video we will be discussing about the limitation act 1963। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। इसी प्रिजम्पशन को ध्यान में रखते हुए ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाई गई ताकि जो व्यक्ति है, पर्सन है, एक टाइम लिमिट के अंदर अपने राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सके। कोई भी पर्सन जो है वो अपना सूट इंस्टीट्यूट करते टाइम पर या एप्लीकेशन देते टाइम पर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो माइनर, इंसेन या इडियट है, मतलब लीगल डिसेबल है, तो वो क्या है, लीगल डिसेबिलिटी मानी जाएगी। और तब तक जो ऐसी डिसेबिलिटी है बनी रहती तब तक जो है कैलकुलेशन नहीं की जाएगी प्रेस्क्राइब टाइम पर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइनर। Guardianship and Wards Act 1890 minor means a person who understands the provisions of Indian Majority Act 1875 is to be deemed not to have attained his majority age। जिसने अपनी मेजोरिटी की एज धारण नहीं की है वो क्या है, माइनर है। तो सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 6, 7, 8 में इसी से रिलेटेड जो है प्रोविजंस किए गए हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 में बात करते हैं सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सेक्शन 6 जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय सेक्शन 8 जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 6 एंड 7 के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट 1 की बात करते हैं जो बात करता है इंसेन, इडियट एंड माइनर की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सूट इंस्टीट्यूट करता है या फिर डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन के टाइम पर माइनर, इंसेन या इडियट है, तो जो प्रेस्क्राइब टाइम की दृष्टि से जो प्रेस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन है, ऐसी सारी डिसेबिलिटीज़ जो हैं उसके एंड होने के बाद की तारीख से ही की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, सूट करना चाहता है कोई पर्सन जो है रिकवरी ऑफ मनी के लिए 20 अगस्त 2005 को। ऑलराइट, जो उसका टाइमिंग है उसकी कैलकुलेशन 20 अगस्त 2005 से स्टार्ट होती है एंड 15 मार्च 2006 तक उसकी जो माइनर, इंसेन या इडियट कोई भी कंडीशन है वो ऐसी बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेस्क्राइब टाइम की जो कैलकुलेशन है वो 20 अगस्त से नहीं की जाकर 16 मार्च 2006 से कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कहता है टू डिसेबिलिटीज़ के बारे में। ये जब कोई पर्सन जो है सूट लाने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए जो प्रेस्क्राइब टाइम है कैलकुलेशन के टाइम पर किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी से जो है ग्रस्त है और ऐसी डिसेबिलिटी के एंड होने से पहले ही वो किसी दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो जाता है, तो पहले की और बाद की सारी डिसेबिलिटीज़ के एंड हो जाने के बाद ही वो जो कैलकुलेशन टाइम है वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ जो है जो सूट फाइल करना चाहता है वो माइनर है सूट इंस्टीट्यूट करने के टाइम पर, और जब वो मेजॉरिटी की एज लेने वाला होता है उससे पहले ही वो क्या है, इडियट हो जाता है या इंसेन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन उसके सही होने के बाद ही की जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है बात करता है डिसेबिलिटीज़ कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पर बात हुई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कि अगर किसी कंडीशन में जो है ऐसी डिसेबिलिटीज़ लिए हुए पर्सन की जो है लास्ट तक डिसेबिलिटी लिए रहता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उतनी ही पीरियड ऑफ टाइम में जो सूट इंस्टीट्यूट कर सकेगा या जो एप्लीकेशन है वो कर सकेगा। ऑलराइट, मतलब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ के बाद में वो जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी अगर माइनर की जो है व्यक्ति की डेथ हो जाती है वाद लाने से पहले ही, सूट लाने से पहले ही, तो ऐसी कंडीशन में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो है सूट लाने के लिए जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन माइनर की मृत्यु के बाद से, डेथ के बाद से की जा सकती है। पॉइंट 4 क्या कहता है, वेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू द इन सबसेक्शन क्लॉज 3 इज
at the date of death of person whom he represent affected by any such disability, the rules contained in subsection clause 1 and 2 shall apply. लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या है, अगर वो भी किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ऑलराइट, जहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है एंड उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो उसके ठीक हो जाने के बाद ही जो है कैलकुलेशन की जाएगी प्रिस्क्राइब टाइम की, एंड उसके ऊपर भी रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि सेक्शन क्लॉज 1 एंड 2 में अप्लाई हो रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है। एंड पॉइंट 5 क्या कहता है, क्लॉज 5 पे कहता है, वी अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाई आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम under this section his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. कि किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी एंड होने के बाद लेकिन सूट इंस्टीट्यूट करने या एप्लीकेशन करने के टाइम प्रिस्क्राइब टाइम से पहले ही हो जाती है, राइट, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतनी ही टाइम के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकेगा या एप्लीकेशन ला सकेगा जितने की टाइम के अंदर उसकी मृत्यु नहीं होने की कंडीशन में वो सूट लाया जा सकता था, ऑलराइट, उसे भी उतना ही टाइम मिलेगा। यहाँ पर जो है माइनर के अंदर इंक्लूड किया गया है चाइल्ड इन वॉर्म को, जो वॉर्म में चाइल्ड है, माता के गर्भ में जो चाइल्ड है उसको भी माइनर में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 7 इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल पर्सन्स की, कि कई व्यक्तियों में एक की डिसेबिलिटी के बारे में, कि जहाँ पर वे वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इन अंडर एनी सच डिसेबिलिटी एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, टाइम विल बी रन अगेंस्ट दैम ऑन। मतलब जो जहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट करने या डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन के लिए जॉइंट रूप से जो है कई हकदार जो व्यक्ति हैं उनको एक साथ जो है कोई भी किसी भी एक डिसेबिलिटी, अगर कोई भी उन व्यक्तियों में से कोई भी एक पर्सन डिसेबल है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना जो है रिडम्पशन नहीं दी जा सकती। उन सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट टाइम का जाना एक साथ स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्ति की कंसेंट के बिना ही जो है रिडम्पशन नहीं दिया जा सकता हो, वहाँ किसी की भी अगेंस्ट टाइम का जाना स्टार्ट ना होकर जब तक कि उनमें से किसी एक या अन्य की कंसेंट के बिना रिडम्पशन के लिए समर्थ ना हो जाए और ऐसी डिसेबिलिटी का एंड नहीं हो जाए, तब तक इस सेक्शन 7 के अंदर जो भी डिसेबल पर्सन है उसकी कंसेंट के बिना रिडम्पशन दिए जाने की जो लीगल कैपेसिटी है उसके बारे में ये जो प्रोविज़न करती है सेक्शन 7। ऐसे में जनरली जो है जो भी आपस में जॉइंटली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली के जो भी मेन मेंबर्स होते हैं उनके मैटर्स में ज़्यादातर मामला होता है, ऑलराइट। ये जॉइंटली यहाँ पर बात करता है सेक्शन 7 कि डिसेबल ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, अगर उन जॉइंट जो भी जॉइंट के अंदर ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट रूप से जो भी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एक साथ जो काम कर रहे हैं उनमें से अगर कोई भी पर्सन एक डिसेबल है तो उस व्यक्ति के कंसर्न के बिना में रिडम्पशन नहीं दिया जा सकता, उसकी राय भी ज़रूरी है, ठीक है। सेक्शन 8 जो बात करता है स्पेशल एक्सेप्शन की, नथिंग इन सेक्शन 6 और इन 7 अप्लाइज टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फॉर द सेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और डेथ और द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 6 एंड 7 जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय सेक्शन 8 जो कि एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाता है। सेक्शन 8 के अंदर 2 प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट प्रीएम्पशंस के बारे में कि सेक्शन 6 एंड 7 की जो प्रोविजंस है प्रीएम्पशंस के मैटर्स में लागू नहीं होते हैं एंड लिमिटेशन पीरियड जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करने या एप्लीकेशन करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है डिसेबिलिटी एंड होने के बाद में और डेथ होने की डेट से 3 years से ज़्यादा की जो पीरियड है उससे अधिक का नहीं होगा। जैसे कि सेक्शन 6 जो बात करता है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो है प्रिस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन डिसेबिलिटी एंड होने के टाइम पर है तो उस टाइम तक उसका जाना स्टार्ट हो जाता है जब तक कि वो ऐसी डिसेबिलिटी एंड नहीं हो जाती। जबकि सेक्शन 8 कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति है डिसेबिलिटी एंड होने के बाद 3 years के अंदर ही वाद ला सकता है, सूट ला सकता है या एप्लीकेशन कर सकेगा, उसके बाद में नहीं, ऑलराइट। तो सेक्शन 8 जो है एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल एक माइनर है जिसके अगेंस्ट जून 1952 में आईपीसी के सेक्शन 145 के अंडर कार्यवाही की गई निर्णय, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है जून 1954 में मैच्योर हुआ। अब ये कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो इसके लिए सूट लाने की लिमिटेशन पीरियड है वो जून 1957 तक ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं, ऑलराइट। तो जो सेक्शन 8 है वो एक एक्सेप्शन है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 के लिए।
हम बात करें कि लिमिटेशन एक्ट जो है कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ऑलराइट, जिसमें से फर्स्ट है डीले डिफीट्स द इक्विटी। डीले जो है वो डिफीट करती है इक्विटी को। इसके अकॉर्डिंग कोई भी राइट या कोई भी मैटर जो है लेट होने के कारण अपने आप ही क्या होता है, एंड हो जाता है। एंड लिमिटेशन एक्ट जो है वो बात करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के उसमें, कि स्टेट के इंटरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है कि देयर शुड बी लिमिट टू लिटिगेशन। एंड सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है कि वंस टाइम बिगिंस टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन। जनरल रूल कहता है कि जो प्रेस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होने के दिन से अगर कोई व्यक्ति माइनर, इंसेन या इडियट है तो प्रेस्क्राइब टाइम की जो कैलकुलेशन है उस डे से स्टार्ट नहीं होकर उस दिन से होगी जब ऐसा व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्या मेजॉरिटी की एज ले ले या फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बट अगर प्रिस्क्राइब टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट होने के दिन ऐसा व्यक्ति जो है वो इंसेन हो जाता है तो उस टाइम का जाना रुक नहीं सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो बी के अगेंस्ट सूट लाने के लिए तैयार है, ठीक है। सूट लाने के टाइम पर जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन का दिन है 12 मई 2019 और उस दिन जो ए है वो क्या है, मेजॉरिटी की एज ले चुका है एंड वो बिल्कुल ठीक है। अब जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसकी कैलकुलेशन 12 मई 2019 से स्टार्ट हो जाएगी, बट जो ए है वो 10 नवंबर 2019 को क्या हो जाता है, इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 है, जो ये डिसेबिलिटी हुई है एक बार टाइम स्टार्ट होने के बाद में, ये भी उस टाइम को नहीं रोक सकती है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद में वो जो है ये रोक नहीं सकता है। तो सेक्शन 9 यही कहता है कि वंस टाइम बिगिंस टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन टू स्टॉप इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है बात करते हैं ओनली अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड नॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि ये क्या है, ओनली किसके अगेंस्ट किया जाता है, ओनली डिफेंडेंट के अगेंस्ट किया जाएगा, सॉरी प्लेंटिफ के अगेंस्ट किया जाता है, नॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। एंड ये ओनली राइट को क्या करता है, राइट को बार करता है, बट उसके एनफोर्समेंट को रोकता है, राइट को एंड नहीं करता है। अगर हम बात करें इसके नेचर की तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है, इसे एग्जेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। ये जुडिशियल प्रोसीजर से रिलेटेड ऐसी लॉ जो कि इंडिया के सारे कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेट की है। इसका जो मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो एक फॉर्मुला बेस है जो कि है इंटरेस्ट रिपब्लिक्यूट सिट फिनिस लिटिया, मीन्स स्टेट के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है कि देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, के लिटिगेशन की एक लिमिट हो जो कि प्रिवेंट कर सके एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डिप्राइवेशन जो कि इक्विटी एंड जस्टिस में लेड कराए। लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो रेमेडी को बार करती है, ना कि राइट्स को एंड करती है। राइट को एंड नहीं करती है, रेमेडी को जो है बार करती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 मेक्स स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम इन सम केसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि प्रोविजंस नीचे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 12 क्लॉज 1 का प्रोवाइड करवाता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें जो एक है बात की गई है POL की, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। तो जो भी एप्लीकेशन जो है अपील या फिर एप्लीकेशन जो भी है कैलकुलेटिंग हैड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे विच सच लिटिगेशन स्टार्ट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जब भी लिटिगेशन जो है फाइल की गई थी, एप्लीकेशन या अपील दी गई थी, ठीक है, जो डे से वो स्टार्ट हुई थी, तो लिटिगेशन विल बी एक्सक्लूडेड। इन अदर वर्ड कि 1 डे विल बी एडेड टू द POL के अंदर 1 डे ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जजमेंट पास की गई है 1 जनवरी 2020 को, तो POL है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 30 डेज़ का, तो 30 जनवरी 2020 then the day from which POL start will be excluded, hence now POL will be जो 1 डे ऐड किया जाएगा वो है 31 2020 के बाद में 1 डे ऐड किया गया जिसमें 1 फरवरी 2020। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेक्शन 12 क्लॉज 2। सेक्शन 12 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्रोवाइड करवाता है दो चीज़ें, 2 थिंग्स। फर्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ द डे जजमेंट वॉज पास्ड वाइल कैलकुलेटिंग द POL फॉर एन अपील और रिविजन एज मेंशन बिफोर, एंड सेकंड, एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड इन गेटिंग द कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर अपील फॉर। जो अपील है
जो अपील है वो फाइल की जा सकती है जजमेंट की कॉपी या फिर डिग्री के द्वारा भी, ठीक है। ये पूरा अपने ऊपर है, इट्स ऑल मतलब अप टू अस कि अगर हम चाहते हैं फाइल करना अपील फ्रॉम द डिग्री, तो सबसे पहले हमें क्या है अप्लाई करने के लिए डिग्री चाहिए। डिग्री के लिए डिग्री फॉर द डिग्री एनी फीस जो भी नीड है उसको पे करना है, एंड टाइम विच कोर्ट टेक्स इन प्रिपेयरिंग द डिग्री विल बी एक्सक्लूडेड। जो भी टाइम जो लगेगा प्रिपेयर करने में डिग्री को वो एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर द जजमेंट पास्ट, जिस दिन जजमेंट पास किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू सूट और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर सेक्शन 13। उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जहां पर आप एक एप्लीकेंट होने के नाते एक एप्लीकेंट एज एन पॉपर के लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि मैं एक पॉपर व्यक्ति हूँ, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ जो कोर्ट की फ़ीस पे नहीं करता है, तो मुझे इसमें रियायत दी जाए, मुझे इसमें छूट दी जाए, ऑलराइट, ताकि वो अपने जो कोर्ट के अंदर जो भी सूट दायर करना चाहता है वो कर सके। तो time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for leave to sue or appeal as a pauper is applied for shall be excluded। तो कोर्ट के सामने जब वो ऐसी एप्लीकेशन रखता है एंड कोर्ट इस बात को सुनता है और अगर ऐसा फील करता है कि यस वो एक पॉपर व्यक्ति है जो कि गरीब व्यक्ति है और अपनी कोर्ट की फ़ीस पे नहीं कर सकता है, ठीक है, और वो गुड फेथ में होना चाहिए जो उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो जो टाइम है जिस टाइम पर उसने वो एप्लीकेशन रखी, जो भी टाइम लगा उसके अंदर, वो क्या है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड कोर्ट जो है मे ऑन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट और अपील ट्रीट द सूट और अपील हैज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कोर्ट जो है उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसा कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में करता, जैसा कि वो अगर कोर्ट फीस पे करता तब भी वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जब उसने कोर्ट फीस नहीं पे करी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति गरीब है और वो कोर्ट की फीस नहीं पे कर सकता है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को ये एप्लीकेशन मीट की गई, बनाई गई, ठीक है, रखी गई, एंड 1 फरवरी 2020 को ये रिजेक्ट कर दी गई। तो 30 डेज़ का जो टाइम मिला है इस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो है कोर्ट जो है वो 15 डेज़ का टाइम देता है व्यक्ति को वापस कोर्ट में, अगर वो पाया नहीं जाता है कि वो प्रॉपर नहीं है, गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं कर रहा है, वो कोर्ट की फ़ीस दे सकता है, तो 15 डेज़ का टाइम कोर्ट उस व्यक्ति को देता है कि आप अपनी फ़ीस जमा कराएं एंड देन आप सूट फाइल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये है सेक्शन 13 जो बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीड टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। नेक्स्ट है सेक्शन 14 जो बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन कोर्ट विदाउट जरिस्डिक्शन, कि जो टाइम बोनाफाइडली जो आपने किसी ऐसे कोर्ट में केस फाइल कर दिया है जिसमें उसकी जरिस्डिक्शन नहीं बनती है जहाँ पर आपने कोर्ट पे केस फाइल किया है, तो उस टाइम पीरियड को कोर्ट द्वारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स whether in a court of first instance or of appeal or revision against a defendant shall be excluded। सबसे पहले जो ये सेक्शन 14 है ये ओनली आपके सूट्स एंड जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही अप्लाई होता है, ये अपील्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ऑलराइट। तो इसमें क्या है जो टाइम पीरियड लिया गया है एक्स्ट्रा वाला वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बट गुड फेथ में होना चाहिए एंड मैटर चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए जो इशू का है, ऑलराइट। एंड अगर लगता है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, मतलब जहाँ पर जिस कोर्ट में मामला गया है वो उस जुरिस्डिक्शन का नहीं रखता है राइट, या जुरिस्डिक्शन का मामला उसमें नहीं बनता है, और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर इज़ अनेबल टू एंटरटेन इट, तो क्या है जो कोर्ट है वो बता देगा उस व्यक्ति को कि ये जो मैटर है ये इस कोर्ट का नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट के द्वारा नहीं दी जा सकती है, एंड उसके बाद उसको वो दूसरे कोर्ट में फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को कोर्ट के अंदर मैटर गया, ऑलराइट, एंड आफ्टर 6 मंथ पता चलता है कि वो जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता है, तो 1 जुलाई 2020 को अगर उसको पता चलता है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो उस कोर्ट का नहीं है, तो जो वो व्यक्ति है वो अपना मैटर जो अपना वो है केस है वो वापस ले सकता है एंड किसी अदर कोर्ट के अंदर जहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन बनता है वहाँ वो उसको फाइल कर सकता है। तो उसके अंदर जो टाइम लगा है, टाइम पीरियड हुआ है, वो क्या है, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 14 ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, मतलब जो बोनाफाइडली किसी व्यक्ति ने ऐसे कोर्ट में केस फाइल कर दिया जिसमें उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है और उस टाइम पर जो उसका टाइम लगा है उस कोर्ट के अंदर वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ऑलराइट।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। सेक्शन 15 क्लॉज 1 बात करता है कि स्टे द्वारा जो सूट है उसको इंस्टीट्यूट करने पर स्टे लगा दिया जाना। जहाँ पर किसी भी सूट या डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट करने को किसी इंजंक्शन या फिर ऑर्डर के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है, तो वो जो टाइम है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उसी कैलकुलेशन से उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो सूट है वो लगाया गया 1 जनवरी 2020 को, एंड जो सूट है वो जो इंजेक्शन या ऑर्डर द्वारा रोका गया था, स्टे लिया गया था, वो 2020 को, ठीक है, 2020 को विड्रॉन कर लिया गया। तो उसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज 2 जो बात करता है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 बात करता है नोटिस में लगे हुए टाइम को एक्सक्लूड करने की। जहाँ पर किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने से पहले कोई नोटिस दिया जाना ज़रूरी हो, किसी भी अथॉरिटी या प्रीवियस कंसेंट ली जानी ज़रूरी हो, तो जो टाइम लगा है नोटिस दिए जाने में, तो वो जो टाइम है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CPC 1908 सेक्शन 80, जिसके अंदर जो है स्टेट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किए जाने वाले जो भी सूट्स हैं उनमें 2 मंथ्स की नोटिस दी जाना ज़रूरी है। तो इस पीरियड को लिमिटेशन जो टाइम है उसकी कैलकुलेशन में से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विडेटर। क्लॉज 3 बात करता है लिक्विडेटर की। सेक्शन 15 क्लॉज 3 बात करता है लिक्विडेटर की। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट जो है वो रिसीवर को अपॉइंट करता है, एंड फाइंडिंग अप करने के लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। तो कंपनी की मनी को, जो कि कंपनी की मनी को, एसेट्स को मनी में कन्वर्ट करता है, एंड जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको उनका पैसा वापस करते हैं। तो रिसीवर कोई भी सूट अगर फाइल करना चाहता है और अगर इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है एंड रिसीवर को सूट फाइल करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने जो सूट फाइल करना है तो 1 अप्रैल 2020 को उसने सूट फाइल किया एंड 15 अप्रैल 2020 को उसने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो उसके बाद में 3 मंथ ऐड ऑन करके जो भी टाइम होगा वो टाइम उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्लॉज 4। सेक्शन 15 क्लॉज 4 बात करता है इन कंप्यूटर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड अ सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। जो भी सेल को सेट असाइड करने में जो भी टाइम लगा है उस टाइम की बात करता है, उस टाइम को एक्सक्लूड करने की बात करता है। किसी भी डिग्री के एग्जीक्यूशन में जो सेल में किसी भी परचेजर द्वारा अगर कोई भी पोजीशन के लिए सूट जो भी है उसमें जो कैलकुलेशन पीरियड है, जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसमें कैलकुलेशन में उतना टाइम जो है वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड क्लॉज 5 बात करता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। किसी भी सूट के जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिसके दौरान ड्यूरिंग जो डिफेंडेंट है वो इंडिया के बाहर या उन स्टेट्स के बाहर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर है, या फिर वो अनुपस्थित रहा हो, अब्सेंट रहा, वो टाइम उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।